हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में आपसे बात करूंगा यहाँ पे साइंस के पेपर के बारे में। इसके जस्ट पहले मैंने मैथ्स का पेपर कराया था बिहार बोर्ड के लिए, और आज की इस लेक्चर में मैं साइंस का पेपर आपको कराऊंगा। यहाँ पर देख लीजिए, जो एग्जाम में ये टोटल 80 मार्क्स का होता है। आपका इसका एग्जाम जो होता है टोटल 80 मार्क्स का होता है। ठीक है, यहाँ पर एक सेकंड, ये देखिए पूर्णांक टोटल 80 मार्क्स। और इसी तरीके से आपको पेपर देखने को मिलेगा। 2 घंटा 45 मिनट आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें पहले मैथ्स के लेक्चर में भी बता दिए थे और बार बार इसको नहीं बताएंगे। और यहाँ पे टोटल 80 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आज की इस लेक्चर में मैं आपको 40 क्वेश्चन ही कराऊंगा टोटल। ठीक है, 40 क्वेश्चन कराऊंगा आज के इस लेक्चर में, और यही से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और 40 क्वेश्चन आपको ही एग्जाम में 80 मिलेगा क्वेश्चन, जिसमें से आपको कोई भी 40 सॉल्व करना है। ठीक है, ये 40 जो क्वेश्चन कराऊंगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जब आपको पेपर मिलेगा क्वेश्चन पेपर, तो आपको पढ़ लेना है। ये परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, और ये बढ़िया तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, खंड अ और ब। इधर ऊपर चलिए, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। ये पहले सारा बता दिया हूँ। मैथ्स का जब क्वेश्चन सॉल्यूशन कराया हूँ तो सारी चीज़ें मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, सबसे पहले जाकर आप 1 बाय 1 मैथ्स की वीडियो देखिए, उसके बाद फिर आप साइंस का देखिए। यहाँ पर जोड़ तोड़ से बिहार बोर्ड 2024 में जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं सभी की तैयारी कराई जा रही है, सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है। सभी स्टूडेंट इस चैनल से जल्दी जुड़ जाइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड से जुड़ी सारी जानकारी सबसे पहले यहाँ पर दी जाती है। और बोर्ड 2024 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सारा का सारा उसका VVI क्वेश्चंस सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चंस यहाँ पे आपको कराया जाता है। ठीक है, तो चलिए फाइनली अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ये देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक अधिक होता है। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ऑप्शन है हवा, हीरा, सीसा और जल। ABCD ऑप्शन है हवा, हीरा, और सी में है सीसा, और डी में है जल। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक जो है वो हीरे का होता है, तो ऑप्शन बी नंबर जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, तो हीरा का होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो सबसे, और ये प्रत्येक साल क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है ये, प्रत्येक साल ये रिपीट होता है, और इस साल भी ये साइंस में पूछा जाएगा। याद रखिएगा, सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, तो हीरे का होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन से यहाँ पे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया गया है, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज। इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया गया है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है। और जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। यहाँ पर क्वेश्चंस में पूछा गया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो ऋणात्मक होती है। यही पूछता कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो फिर हम ऑप्शन करते धनात्मक, यानी बी नंबर। ठीक है, तो अभी सही आंसर हो जाएगा इसका, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, जो कि ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए, थर्ड क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने में सैलून में नाई के पास कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है, तो वहां पे जो दर्पण यूज होता है वो अवतल दर्पण यूज होता है। कौन सा दर्पण यूज होता है, अवतल दर्पण यूज होता है, क्योंकि इसमें चेहरे को बड़ा करके दिखाता है, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को बड़ा करके ये दिखाता है अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण किसी ऑब्जेक्ट को छोटा करके दिखाता है। ये साइड मिरर के रूप में यूज किया जाता है। अगर क्वेश्चन है कि वाहन के साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है, तो ये उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। लेकिन क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है, तो अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए
चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए 4 के बाद हमारा 5 आता है। 5 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 5 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो जो फोकस दूरी होती है किसी दर्पण की जो फोकस दूरी होती है यानी एफ, ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। एफ एफ बराबर r/2 हो जाएगा। यदि देखिए ये ऑप्शन सी में दिया गया है, एफ बराबर r/2 यानी जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, तो एफ बराबर r/2 जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर ये रहे आपके स्क्रीन पे। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी का मतलब होता है सिकुड़ना, ठीक है, और अपसारी का मतलब होता है फैलना। तो अभिसारी लेंस पूछ रहा है तो ये उत्तल लेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उत्तल लेंस कहलाएगा। लेकिन यही पूछता है, यहीं पे रहता है कि अवतल दर्पण, यहाँ पे यदि दर्पण रहता तो अवतल दर्पण को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल दर्पण को अभिसारी लेंस कहते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि लेंस की बात कर रहा है, कौन सा लेंस, किस लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगर दर्पण में पूछे तो वहां पे आप लगाइएगा किस दर्पण को अपसारी लेंस कहते हैं, तो अवतल दर्पण को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल दर्पण को यहाँ पे देखिएगा, अवतल दर्पण को अपसारी लेंस कहते हैं। और यही आता तो उत्तल दर्पण को अभिसारी लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, अगर दर्पण की बात आए तो ये वाला करिएगा। और यहाँ पे पूछ रहा है किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो अभिसारी लेंस किसको कहते हैं? उत्तल लेंस को कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है। किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है, तो बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है। यही पे पूछता कि किस प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो रेड यानी लाल कलर का सबसे अधिक होता है तरंग दैर्घ्य, यानी सबसे अधिक ये फैलता है। और यहाँ पे सबसे कम पूछ रहा है, तो बैगनी का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो सबसे कम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 के बाद क्या आता है? 8 आता है। ये देखिए 8 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि तारों का टिमटिमाना किस प्रकाश के घटना को दर्शाता है। तारों का टिमटिमाना किस प्रकाश के घटना को दर्शाता है, तो प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है। यानी प्रकाश का अपवर्तन को, वायुमंडलीय अपवर्तन यहाँ पे नहीं दिया है, तो प्रकाश के अपवर्तन दिया है ना, तो वही आपको मार देना है, प्रकाश के अपवर्तन, यानी ऑप्शन डी नंबर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से क्वेश्चंस को जारी रखते हैं और देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को। चलिए 8 के बाद ये 9 नंबर क्वेश्चंस देखिएगा। 9 सॉरी, यहाँ पे देखिए 9 ये रहा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। और कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगर यही किलोमीटर पर सेकेंड में दिया रहता तो 3 लाख 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर मीटर पर सेकंड में तो 3 × 10⁸, अगर किलोमीटर में दिया है तो 3 × 10⁵। और सबसे अधिक जो होती है वो निर्वात में होती है, शून्य में होती है, जहां पे हवा नहीं हो। ठीक है, चलिए इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे है आपके। 9 के बाद 10 नंबर ये रहे, देखिएगा 10 नंबर बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, याद रखिएगा। यहीं पे पूछता कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो भी 2 ही
ही होते हैं, अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं और परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से क्वेश्चंस को जारी रखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। 10 के बाद आता है हमारा 11 नंबर क्वेश्चंस, ये रहे आपके स्क्रीन पे 11 नंबर क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्या बोलता है यहाँ पे कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। संयंत्र ऊर्जा, यहाँ पे जल विद्युत पूछ रहा है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो स्थितिज ऊर्जा को, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जल जो होता है वो स्थिर रहता है, जल जो है वो स्थिर रहता है, तो इसलिए यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 के बाद हमारा आता है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, 12 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 12 नंबर क्वेश्चन है कि जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है, जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, जो मोमबत्ती है वो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये एक रासायनिक प्रक्रिया है, यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन है और ये प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, प्रकाश देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 के बाद 30 नंबर क्वेश्चंस को देख लीजिए। यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चंस ये रहे आपके स्क्रीन पे। 30 नंबर क्वेश्चंस है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में होता है तो कम होता है। याद रखिएगा क्या होता है, कम होता है। एक विद्युत सेल में धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों का विभवांतर, ठीक है, जब ये सेल से धारा प्राप्त करेंगे तो बीच के सेल का जो विभवांतर का मान होगा वो वाहक बल की तुलना में कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, सारे के सारे रट जाइए क्वेश्चन। ठीक है, चलिए यहाँ पर सॉरी ये देखिए सी नंबर 14 नंबर क्वेश्चन, प्रतिरोध का मान बढ़ाने पर प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए, तो श्रेणी क्रम में, आपको भी याद होगा ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 के बाद हमारा 15 आता है, ये देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस छड़ का उपयोग होता है, तो नरम छड़ का उपयोग होता है, नरम लोहा का उपयोग होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए 16 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 16 है कि उच्चतम ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है, उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है, तो नाभिकीय विखंडन, यानी नाभिक का विखंडन माने तोड़ना फोड़ना, और नाभिकीय संलयन यानी जुटाना, ये दोनों ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, नाभिकीय विखंडन भी हो जाएगा और नाभिकीय संलयन भी होगा। जो उच्चतर ताप पर, जब ताप बढ़ाने पे यहाँ पे नाभिकीय विखंडन भी होता है और नाभिकीय संलयन भी होता है, तो ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन से देख लेते हैं यहाँ पे कि कौन सी ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति है। सीधे विद्युत में, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति है यहाँ पे, तो सौर कुकर। कौन है, सौर कुकर, यानी ऑप्शन जो है ए नंबर सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 18 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पे कि पौन विद्युत जनित्र में पौन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो ये 20 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। कितना, 20 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, 20 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, 20 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। तो 20 के करीब, ये देखिए ये तो 15 के करीब है, ये हमारा 1.5 है और ये 150 है, यानी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी नंबर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके स्क्रीन पे। चलिए यहां देखिए, सेल का विद्युत वाहक बल है, सेल का विद्युत वाहक बल है, तो सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया
काम ऑप्शन नंबर बी में देखिए दिया गया है। सेल का विद्युत, याद कर लीजिए इसे, सेल का विद्युत वाहक बल है तो सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया काम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। थोड़ा मैं वीडियो को देख लूँ किस तरीके से वीडियो चल रहा है। ठीक है, चलिए, नहीं तो वीडियो बनाने के बाद अगर कट जाए बीच में तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे कि घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है। विद्युत वाहक में, यहाँ पर देखिए, घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है। मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है, घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, प्रतिवर्ती धारा, प्रतिवर्ती धारा, घरेलू परिपथ जो होता है वहाँ पे 220 वोल्ट होता है। कौन सा होता है, 220 वोल्ट घरेलू जो घर में यूज करते हैं हम लोग लाइट, वो 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा होता है। यानी ऑप्शन जो है ए नंबर बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 21 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि वर्ण विक्षेपण असंभव है। वर्ण विक्षेपण असंभव है तो निर्वात में, क्योंकि वर्ण विक्षेपण, निर्वात का मतलब क्या होता है, शून्य, जहाँ पे हवा नहीं हो तो वहाँ पे क्या होगा, ये वर्ण विक्षेपण होगा ही नहीं, हमारा जो रंग है वो बटेगा ही नहीं, प्रकाश बटेगा ही नहीं, तो ये निर्वात में जो है ये असंभव है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर कि वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है तो यहाँ पर देखिए आधार से दूर, आधार से दूर, यहाँ पे वायु में रखा गया एक कांच, ये कांच, और ये सीधे आधार से होकर ये मुड़ जाता है, आधार से होकर ये मुड़ जाता है तो आधार से दूर हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 23 नंबर क्वेश्चन है कि 2Zn प्लस O2, तो ये देखिए ये दोनों आपस में ये जुट जाता है, तो जब दो यहाँ पे दो यौगिक आपस में जुट जाता है तो इसे बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं दिया है, यहाँ पे अगर दिया संयोजन, संयोजन नहीं दिया है, जुट जाए संयोजन नहीं दिया है, अपघटन दिया है, विस्थापन दिया है, अवक्षेपण दिया है, उपचयन दिया है। तो देखिए उपचयन में होता है जब ऑक्सीजन का संयोग होता है, जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे बोलते हैं उपचयन। क्या बोलते हैं, जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उपचयन। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन जाके यहाँ पे जुड़ जा रहा है, जब ऑक्सीजन का योग हो तो वहां पे उपचयन अभिक्रिया होता है। ठीक है, लेकिन जब ऑक्सीजन का यहाँ पे जुदाई हो, ऑक्सीजन जब हटे तो उसे हम बोलते हैं, जब यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाए तो वहाँ पे होता है अपचयन। लेकिन जहाँ पे ऑक्सीजन का योग हो, जहाँ पे ऑक्सीजन जुड़े तो वहाँ पे बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया, उपचयन हो रहा है, यानी ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड, इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे सारे क्वेश्चन पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एक भी वीडियो आप मिस मत करिएगा। बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैं करा रहा हूँ, यहीं से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे लेटेस्ट बोर्ड का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले मैं आपको देता हूँ। ठीक है, पहले मैथ्स का करा दिया हूँ, ये साइंस का करा हूँ। मैथ्स का वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, सारे वीडियो पड़े हैं, प्लेलिस्ट बना दूंगा, मैथ, साइंस, हिंदी, संस्कृत सभी का प्लेलिस्ट बना दूंगा, और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से चलते हैं। यहाँ पे अगला 24 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन है कि खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। खाने वाला सोडा तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ऑप्शन ए नंबर जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। सारे क्वेश्चन को रट जाइए, सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट सारा का सारा यहाँ पे क्वेश्चंस आपको मैं दे रहा हूँ। चलिए 25 नंबर है, कमरे के तापमान द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सा है, तो पारा। कौन सा है, पारा। इसका फॉर्मूला होता है Hg, पारा Hg। ये कमरे के तापमान द्रव अवस्था में पाया जाता है, पारा Hg। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 26 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन है। 4 तत्व है, इसमें शून्य समूह का तत्व कौन होता है, तो जो वर्ग 18 का तत्व होता है वो शून्य समूह का तत्व होता है, यानी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और XE और जेनन, रेडॉन, RD। ठीक है, ये 6 गैसें हैं। इस ये यहाँ पे इसका जो ये शून्य समूह का होता है, ये जो जितने भी ये 6 तत्व है ये शून्य समूह का तत्व है और ये वर्ग 18 में होता है और इसे निष्क्रिय गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे निष्क्रिय गैस भी कहते हैं। इसे निष्क्रिय गैस भी कहते हैं क्योंकि ये किसी से अभिक्रिया भी नहीं करता था। निष्क्रिय गैस भी यही है। तो ये यहाँ पे चारों में हो जाएगा हीलियम। देखिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। तो यहाँ पे हीलियम दिया है, इसका वैलेंसी जो होता है वो शून्य होता है। ये शून्य समूह का तत्व है, वर्ग 18 का है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 27 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में कैसा हो जाता है। देखिए, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट को जब हम मेथिल ऑरेंज में मिला देंगे, सोडियम कार्बोनेट का मतलब क्या होता है, NaHCO3। ये क्या है, क्षार है। क्या है जी, एक क्षार है। और जब क्षार में ये मेथिल ऑरेंज को मिलाएंगे तो इसका रंग जो है वो पीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 27 हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। 28 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 28 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में कौन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जो कि ऑप्शन देखिए बी में दिया गया है। CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए उपयुक्त गैस है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 29 नंबर क्वेश्चन है, गंधक की परमाणु संख्या कितनी है। गंधक यानी सल्फर, सल्फर S16 होता है, यानी 16 हो जाएगा। तो गंधक की परमाणु संख्या कितना है, तो 16 है, यानी 16 हो जाएगा। ठीक है, चलिए सल्फर बोले या गंधक, सल्फर को हिंदी में गंधक बोलते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 30 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में आयनिक होता है। क्या होता है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में आयनिक होता है, इसमें आयन होता है। ठीक है, चलिए तो ये याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे कि 31 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि अधिकतर धातुओं का ऑक्साइड होता है, अधिकतर धातुओं का ऑक्साइड होता है, अधिकतर धातुओं का ऑक्साइड होता है। तो ये होता है आपका क्षारीय। अधिकतर जो धातुओं का ऑक्साइड होता है वो क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। अगला 32 नंबर क्वेश्चन से देखिएगा कि सोने में निम्नलिखित में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है। तो सबसे अधिक जो है वो Cu यानी कॉपर को मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है, याद रखिएगा, Cu कॉपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 33 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे कि NaCl प्लस AgNO3, तो ये बनता है आपका, ये देखिए यहाँ पे बन जाता है आपका AgCl बना और फिर आपका बनता है NaNO3। तो NaNO3, तो देखिए यहाँ पर हो रहा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे देखिएगा, सॉरी थोड़ी सी ये मिस्टेक हो गया था। यहाँ देखिए, यह देखिए यहाँ पर बन रहा है आपका AgCl बना और फिर आपका यहाँ पे बन गया NaNO3। तो यहाँ पे हो रहा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी ऑप्शन सी में देखिए। ठीक है, क्योंकि दो को विस्थापित कर रहा है। पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Cl को यहाँ से
Ag मिला और ये Cl के साथ जाकर मिल गया तो AgCl बना। फिर यहाँ पे Na जाकर NaNO3 से बन गया तो ये NaNO3 से मिल गया तो ये बना NaNO3। यहाँ पे यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन से। यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे, ये रहे आपके स्क्रीन पे 34 नंबर क्वेश्चन कि सिलिकॉन है, सिलिकॉन है तो एक उपधातु है। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? एक उपधातु है। ठीक है, याद रखिएगा सिलिकॉन एक उपधातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो उत्कृष्ट गैसें कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्कृष्ट गैसें जिनका सेल पूर्ण भरे होते हैं। जैसे हीलियम की बात करें तो यहाँ पे ये 2 में भरा होता है। इसी तरीके से बात करें यदि हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन की, उसी तरीके से बात करें हम Na की, ये 8 पे पूरा होता है। कितना? उत्कृष्ट गैस है ये 8 पे, इसका लास्ट जो संख्या होता है ये 8 पर पूरा का पूरा भरता है। ठीक है, आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, तो बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं उत्कृष्ट गैसें कहलाते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे। सारे क्वेश्चंस को आपको याद करके रखना है, सारे के सारे मस्ट क्वेश्चन, मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मैं करा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 36 नंबर कि खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? खड़िया, खड़िया, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? खड़िया कहिए या संगमरमर उसी को कहा जाता है। संगमरमर भी अगर आपसे पूछे तो घबराइएगा मत। तो ये होता है खड़िया का CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। खड़िया का पूछ रहा है, खड़िया, 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 खड़िया CaCO3, वही जो घर में आपकी पुताई की जाती है दीवार पे, अभी दीपावली के समय, छठ के समय पुताई की जाती है, उसी को बोलते हैं खड़िया। CaCO3 वही होता है। संगमरमर भी पूछे यही होता है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा सारे क्वेश्चंस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड कौन है? तो SO3 सल्फर डाइऑक्साइड सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन ये रही आपके स्क्रीन पे। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन एल्काइन है? एल्काइन देखिए 3 होते हैं, एल्केन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, तो एल्काइन कौन है? तो देखिए ये होगा नहीं CH4, CH4 होगा नहीं, ये नहीं होगा क्योंकि 2 दूना 4 हो रहा है। ठीक है, ये होगा नहीं। C2H2 ये हो जाएगा, C2H2 ये एल्काइन है, ये एल्काइन है। इसका फॉर्मूला क्या होता है एल्काइन का? तो CnH2n माइनस 2, CnH2n माइनस 2, CnH2n माइनस 2, तो ये हो जाएगा आपका C2H2, ये एल्काइन हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा 2 2 या 4 2 या 6, ये एल्केन होगा। क्या होगा? एल्केन होगा। ये होता है आपका CnH2n प्लस 2। ठीक है, ये होगा आपका एल्कीन। क्या होगा? एल्कीन होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे पूछ रहा है एल्काइन, तो C2H2 हो जाएगा, CnH2n माइनस 2, ये 2 नंबर पे आता है। तो देखिए 2 और ये 2 2 2 जा 4 और यहाँ पे देखिए 2 × 2 का -2, तो C2 और ये H4 -2, तो ये 4 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? C2H2। ठीक है, तो C2H2 ये देखिए एल्काइन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से 39 नंबर क्वेश्चन ये देख लीजिए। ये CH3O और C2H5 का UPSC नाम क्या है? इसका UPSC नाम कभी अगर बोलिएगा तो बढ़िया तरीके से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आपको ना आए तो बोलिएगा, मैं आपको इसका एक IUPSC का एक चैप्टर लेके, एक थ्योरी लेकर आ जाऊंगा और सारा IUPSC आपको बता दूंगा। तो यदि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा तो मैं ज़रूर आपको बढ़िया तरीके से IUPSC नाम लिखना, किसी भी तत्व का, किसी भी कितना भी उसमें कार्बन आए, कितना भी कुछ भी आए, IUPSC नाम लिखने के लिए कितना भी बड़ा वहाँ पे आए, सबका सब मैं आपको सिखा दूंगा IUPSC नाम लिखना। ठीक है, चलिए तो कमेंट कीजिएगा। अभी मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा एथिल मेथिल ईथर। क्या हो जाएगा? एथिल मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पे
14 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे कि निम्न में कौन सी यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यौगिक ईंधन के इस्तेमाल में इथेनॉल का यूज किया जाता है। किसका? एथेनॉल का। निम्नलिखित में कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो एथेनॉल का। ये शराब में भी यूज किया जाता है। ठीक है, एथेनॉल। तो देखिए आपको मैंने बोला था 40 क्वेश्चन इस लेक्चर में कराऊंगा, तो 40 का 40 क्वेश्चन मैंने करा दिया। ये 40 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, जरूर इसको याद कर लीजिएगा। और 40 से आगे मैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊँगा। नेक्स्ट पार्ट में जो मेरा आएगा वो आपका 41 से लेकर 80 तक होगा। ठीक है, तो आप वेट करेंगे सेकेंड पार्ट के लिए। तब तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमारी सभी वीडियो का लाभ उठा सके। तो फाइनली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल।